नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघु और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक न्यूज़ को डिस्कशन करेंगे और एनएचआरसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। एनएचआरसी न्यूज़ में क्यों है और एनएचआरसी करती क्या है, उसका रोल एंड फंक्शंस क्या है, डिटेल में हम जानेंगे। आज आइए इसके टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बिंदु को देख लेते हैं कि हम आज डिस्कशन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, उसके बाद एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद फिर रोल एंड फंक्शन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसका टेन्योर एंड रिमूवल, उसके बाद शॉर्टकमिंग, क्योंकि कुछ एलिगेशन लगती है एनएचआरसी के ऊपर, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अंतिम में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसको सॉल्व करेंगे। एनएचआरसी को लेके एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको प्रीलिम में हेल्प कर सकती है। तो ये टॉपिक जो है, एनएचआरसी टॉपिक जो है, ये पॉलिटी का एक टॉपिक है और ये यूपीएससी की सिलेबस के हिसाब से जीएस पेपर टू में पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले न्यूज, ये न्यूज में क्यों है। डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में दिसंबर 3 को, मंडे को, एनएचआरसी का चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए हैं, जो कि भी रामासुब्रमण्यम साहब। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका फोटो। भी रामासुब्रमण्यम साहब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। हालांकि ये बेसिक क्राइटेरिया भी है कि जो एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनेगा उसको उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एनएचआरसी ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये करती क्या है, ये सबसे अगर एक लाइन में हम यहाँ पे देखें तो ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट को, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस चीज के बारे में वो बात करने की कोशिश करती है और इस चीज को वो हाईलाइट करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें करने के लिए कहाँ से उसको पावर मिल रहा है या फिर कहाँ से वो डिराइव करती है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और कुछ कोर्ट की प्रिंसिपल, एनफोर्सेबल कोर्ट की जो प्रिंसिपल है उससे वो ये कि डायरेक्शन लेती है और ये सब चीजें करती है। अब देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। यहाँ पे देख सकते हैं एनएचआरसी का फोटोज, है ना। एनएचआरसी बना कैसे है, एनएचआरसी आया कैसे। एनएचआरसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएचआरसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी होती कैसे है और किसको हम कहते हैं कि स्टेट्यूटरी बॉडी। आपने सुना होगा बहुत बार कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, स्टेट्यूटरी बॉडी, बहुत सारे चीजें हैं, आपने सुना होगा। तो स्टेट्यूटरी बॉडी किसको हम कह सकते हैं, जब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाए, है ना, एक बिल आती है और फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजोरिटी के बाद फिर पास होती है। उसके बाद जब वो एक्ट बन जाता है और उसके बाद जो बॉडी बनती है ना, उसको हम कह सकते हैं वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट को एक स्टेट्यूट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, वहां से फिर एनएचआरसी आती है और वहां से फिर एनएचआरसी बना है। तो एनएचआरसी एक बेसिक प्रिंसिपल, एक पेरिस प्रिंसिपल को लेके इसको एस्टेब्लिश करा गया है। बेसिक ये पेरिस प्रिंसिपल होता क्या है। पेरिस प्रिंसिपल आपको अगर मैं एक ब्रीफ में अगर बताऊं तो इसमें कुछ प्रिंसिपल मेंशन है कि अगर हम ह्यूमन राइट कमीशन अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना, कि गवर्नमेंट के एकदम डायरेक्ट अंडर में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर ह्यूमन राइट कमीशन हमेशा सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके हमेशा वो ध्यान में रखे और सारे सेक्शन की सोसाइटी के सारे सेक्शन को मुद्दा को वो उठाए
तो ऐसे कुछ कुछ ना बेसिक चीजें हैं जो कि पेरिस प्रिंसिपल में मेंशन है, और उस चीज को कंसीडर करके ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी, तो सबसे पहले चेयरपर्सन, एनएचआरसी का चेयरपर्सन सबसे पहले वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना। उसके साथ 5 मेंबर होते हैं, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है। अगर मैं अभी एक दो बता सकता हूं तो आपको बता देता हूं कि एक जो एक्स ऑफिशियो मेंबर वगैरह होते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं ना, उनको भी यहाँ पे रखा जाता है, तो वो हो जाते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। और कुछ 5 मेंबर होते हैं, हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि ये कौन कौन हो सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होती है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, अपॉइंटमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कमिटी बनाई जाती है, जो कि अपॉइंटमेंट कमिटी होती है ना, 6 मेंबर कमिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उस 6 मेंबर कमिटी में कौन कौन होते हैं? 6 मेंबर कमिटी में आपको मैं यहाँ पे गिनवा देता हूँ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर वही लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है, जैसे कि हमारे अभी राहुल गांधी जी हैं। तो ये सब होते हैं, ये 6 मेंबर एक कमेटी होती है, वो फिर फाइनलाइज करती है, नाम फाइनलाइज करके वो फिर प्रेसिडेंट के पास वो भेज देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं, है ना। ऐसे प्रोसेसर होती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो आपको अभी पिछले साइड में मैं बता रहा था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 डीम्ड मेंबर, यहाँ पे हम डिटेल में अभी आपको मैं बता दूंगा कि ये कौन कौन से मेंबर होते हैं और क्या क्राइटेरिया। तो सबसे पहले कोई चेयरपर्सन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए उनको। जो 5 मेंबर हैं उनमें से एक तो होना चाहिए कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। फिर और एक जो मेंबर है वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। और जो 3 मेंबर हैं उनको फिर उस बेसिस से लिया जाता है कि उनकी नॉलेज एंड उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिया जाता है, उनका ह्यूमन राइट के ऊपर क्या उनका नॉलेज है और उनका क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे उनको अपॉइंट करा जाता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि एक मेंबर यहाँ से, जो 5 मेंबर है, एक मेंबर यहाँ से, एक मेंबर होना चाहिए वुमेन, जरूर होना चाहिए यहाँ पे। और जो 7 डीम्ड मेंबर है वो क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड वुमेन। तो इन सब की जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी यहाँ पे एनएचआरसी का मेंबर होते हैं, डीम्ड मेंबर होते हैं। अब आते हैं कि रोल एंड फंक्शन के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। तो रोल एंड फंक्शन में सबसे पहले वही कि कुछ कंप्लेन अगर होता है, आती है एनएचआरसी पे, और एनएचआरसी के पास कोई कंप्लेन आती है जहां पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा है और कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे एनएचआरसी फिर डायरेक्टली वहां पे एक्शन लेना वो शुरू करती है, वहां पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में भी देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सुओमोटो इन्वेस्टिगेशन भी वो करती है और कुछ पिटीशन की बेसिस पे भी करती है। सुओमोटो का मतलब क्या है कि एनएचआरसी को लगा कि कोई एक इंपॉर्टेंट चीजें जो कि चल रहा है सोसाइटी में, है ना, देश में कुछ चल रहा है और वो सही नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट वहां पे ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, उनको अगर ऐसा लगे तो वो खुद भी इस चीज को सुओमोटो के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज वो है कि आप भी अगर जाके अगर पिटीशन फाइल करोगे कि यहाँ पे इस चीज का ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे भी वो
फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, इंटरफेरेंस इन एनी जुडिशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो कोई जुडिशियल प्रोसेस में भी अगर उनको लगा कि वहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो वहां पे इंटरफेयर वो करेंगे। तीसरी चीज, ये तो न्यूज में भी था, आप देखे होंगे कि वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विजिट करते हैं, जैसे कि जेल वगैरह हो गया, प्रिजन वगैरह हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को वो विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो है उनका ह्यूमन राइट कंडीशन क्या है, वो सही से हैं या सही से नहीं है, ये सब चीज़ों को वो सही से देखते हैं और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उस हिसाब से फिर वो रिकमेंड करते हैं कि उनका ह्यूमन राइट कंडीशन को सही करा जाए। तो ये भी वो डायरेक्टली करते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट के ऊपर रिसर्च करते हैं, एनएचआरसी है, डेफिनेटली ये चीज वो करेगी। उसके बाद फिर अवेयरनेस, लोगों पे अवेयरनेस डेवलप करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, यहाँ पे इंडिया के लोगों के लिए स्कीम बन जाता है पर लोगों को पता नहीं होता है कि ये स्कीम हमारे लिए है। तो ऐसी कंट्री में आप बताइए कि ह्यूमन राइट बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये हमारा राइट है, तो उसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एनएचआरसी ये करती है। उसके बाद वही कि मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को वो फिर रिकमेंड, कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि इस चीज़ पे लॉ बनना चाहिए, इस चीज़ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, है ना, ऐसी चीज़ें वो रिकमेंड करते हैं। और ये रिकमेंड वर्ड है ना, कि यही एक सबसे बोला जाता है कि सबसे एक लो फॉल है एनएचआरसी का, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी को, कि जबरदस्ती नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट यहाँ पे चाहेगी तो करेगी, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी चीजें, है ना। और बाद में वही कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, एनएचआरसी रिपोर्ट सबमिट करती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बाद फिर वो रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में जमा होता है। तो यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट है टेन्योर एंड रिमूवल। टेन्योर और रिमूवल में यहां पे आप देख सकते हैं ये एक लौती इंस्टीट्यूशन है जो कि इतना कम टेन्योर है इसका। 3 ईयर का टेन्योर होता है जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं, 3 ईयर, एंड जो 70 साल तक यहाँ पे फिर से अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 70 साल नहीं हुए तो उनको रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये 3 ईयर का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप जब पढ़ते होंगे केक के बारे में आप पढ़ते होंगे, जब यूपीएससी के बारे में आप पढ़ते होंगे, है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ये एक लौती इंस्टीट्यूशन है जो कि 3 साल है इसका टेन्योर। और पर हाँ, ये चीज़ है कि फर्दर एम्प्लॉय नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है शॉर्ट कमिंग। ये सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है हमेशा न्यूज़ में, कि बोला जाता है ना कि सीबीआई को कि टूथलेस टाइगर, टूथलेस लायन, ऐसे कुछ बोला जाता है। तो उस तरह की हालत है एनएचआरसी की भी, कि ये कहा जाता है कि ये कुछ कर नहीं सकती है, ये सिर्फ रिकमेंड करती है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप कि नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है। कुछ अगर रिकमेंडेशन ये गवर्नमेंट को देती भी है तो गवर्नमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। वो गवर्नमेंट चाहे तो उस चीज को वो इम्प्लीमेंट कर सकती है और उस चीज को लेके वो कुछ अगर बनाना चाहे तो वो बना सकती है, लॉ बना सकती है, पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है या फिर कोई बाइंडिंग नहीं है। तो इसीलिए भी ये इसको कहा जाता है कि टूथलेस टाइगर। फिर एक लिमिटेड रोल इन आर्म फोर्स केसेस। इसमें क्या होता है, आर्म फोर्स में वहां पे अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन अगर होती है तो वहां पे इसकी जुरिडिक्शन नहीं है
कि वो वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर पाए, जैसे कि जेल में करती है, पर आर्म फोर्स में वो कर नहीं पाएगी। उसके बाद टाइम लिमिटेशन, ये एक बहुत ही अलग ही चीज है। आप इसको आप ध्यान रखिए कि एनएचआरसी की जुरिडिक्शन में एक टाइम लिमिट है। यहाँ पे 1 ईयर है, यहाँ पे ये, तो इसमें एक टाइम लिमिटेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक न्यूज है या फिर कोई इशू है जो कि 1 साल से ज्यादा हो गया, पुराना है, तो उसमें फिर एनएचआरसी कुछ नहीं कर पाएगी, उसका जुरिडिक्शन वहां पे खत्म हो जाता है। वो फिर और जाके 2 साल पुराना कुछ उठा के वो कुछ नहीं बोल पाएगी, उसको फिर वही टाइम पे बोलना पड़ेगा, फिर उसी साल उस इशू को लेके बात करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा अलग ही लिमिटेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है कि इसके पास ना इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, केक के पास ना उसका एक इंडिपेंडेंट मशीनरी होती है। केक आप अगर जाएंगे तो स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांच होती है केक की, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं, ऑडिट ऑफिसर वगैरह होते हैं जो कि केक के लिए वो काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। पर एनएचआरसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इनकेपेसिटी टू अवॉइड डिविड, the NHRC can only ask the authority to approach higher court to provide relief to the victim। वो ये कि सिर्फ ये अप्रोच कर सकती है, कुछ डायरेक्ट एनफोर्स नहीं कर सकती कोई भी चीज है। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, शुरू से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये कुछ एनफोर्स नहीं कर सकती, कुछ बाइंडिंग, कुछ बाउंड नहीं कर सकती है किसी को भी, है ना। उसके बाद है सेरिमोनियल बॉडी। इसका मतलब क्या है कि वो ये बोला जाता है कि एनएचआरसी तो वो एक जगह है और एनएचआरसी का चेयरपर्सन वो एक पोस्ट है जिसमें रिटायरमेंट के बाद कुछ जज, कुछ पुलिस ऑफिसर एंड ब्यूरोक्रेट्स, उनके जो रिटायरमेंट के बाद ना उनको फिर एक पोस्ट दे दिया जाता है, वो है एनएचआरसी चेयरपर्सन। ये माना जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो ये था इसका शॉर्टकमिंग और ये था कुछ लिमिटेशन एनएचआरसी को लेके। तो फाइनली एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप इसको देख के आपका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए कि which of the following statement regarding the NHRC of India are correct। पहला स्टेटमेंट यह है कि चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड है द एनएचआरसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। थर्ड है द मेंबर ऑफ एनएचआरसी कैन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म 3 ईयर। द एनएचआरसी हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये है 4 स्टेटमेंट और यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इसको उस हिसाब से चूज करिए। जैसे कि हम जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन करें वहीं से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, इसको जरूर आप देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को लेके मैं आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।